हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी दूसरी इकाई का पाठ 5 जिसका नाम है खेती से आई तब्दीलियाँ, जिसके लेखक का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पढ़ाएंगे बच्चों। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है 1889 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 27 मई 1964 नई दिल्ली में हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। तो बच्चों, भारत स्वतंत्र हुआ उस समय सबसे पहला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने चिंतक माने चिंता करने वाले, वक्ता बोलने वाले, लेखक और विचारक भी थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। अदा करने का मतलब योगदान किया है। तो बच्चों, आधुनिक भारत के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया। इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने का काम किया। प्रमुख कृतियाँ इनकी एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा है। इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर के खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। तो बच्चों, ये जो गद्य है, इस गद्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिख करके ये खेती से की व्यवस्था जो है वो अव्यवस्था, किस तरह से खेती की व्यवस्था अव्यवस्था में बदल चुकी है, उसके बारे में और मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया। और इसमें ये बताए हैं कि मानव का किस तरह से क्रम पूर्ण विकास हो सकता है। इस कहानी में इन्होंने अपने पत्र के माध्यम से अपनी पुत्री को पत्र लिख करके बताया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। यहाँ इस पत्र के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमीर और गरीब, धनी और गरीब, और उसके साथ साथ बचत की प्रणाली, बचत कैसे किया जाएगा, किस तरह से व्यक्ति को बचत करनी चाहिए, इसको बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो पाठ पर चलते हैं बच्चों। पेज नंबर 36 पर है, खेती से आई तब्दीलियाँ। तब्दीलियाँ मतलब होता है बदलाव। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बदलाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि प्रिय पुत्री, मैंने पिछले पत्र में काम किस तरह से करते हैं, अलग अलग किस तरह से काम किया जाता है, उसको बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे, हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। पत्र में लिख रहे हैं
कि प्राचीन समय में बच्चों आदिकाल में मानव भ्रमण किया करता था, घूमा करता था केवल भोजन के लिए। तो इतिहास में आपको हिस्ट्री में बताया गया होगा कि व्यक्ति जो है, मानव जो है, घुमक्कड़ी किस्म का था। क्यों घूमता था? केवल भोजन के लिए, ओनली फॉर फूड। तो ए ह्यूमन ऑलवेज सर्च द फूड बिकॉज फूड इज नेसेसरी फॉर देयर लाइफ एट इन द पास्ट टाइम। प्राचीन समय में मानव के लिए उसकी प्राथमिकता थी भोजन। तो बच्चों, भोजन के लिए यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि प्राचीन समय में मानव अलग अलग भोजन की तलाश किया करता था और सबके काम भी बटे हुए थे। हर एक आदमी केवल उसके लिए एक ही मुसीबत थी, खाने की समस्या, और वो खाने भर के लिए तरह टहलता रहता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उस समय, जब पहले के इतिहास को बता रहे हैं कि ऐसे समय में ऐसा लगता होगा कि काम को बांटने के लिए पुरुष को के ऊपर जिम्मेदारी दी गई होगी कि वो जो है बाहर से शिकार करके लाएं, और औरतें जो है घर में वो भोजन को बनाना और पालतू जानवरों की देखरेख करने की जिम्मेदारी ये महिलाओं के ऊपर रहा होगा। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। तो आगे बताते हैं कि जब व्यक्ति को खेती करने का ज्ञान हुआ, खेती करना शुरू किया, तो उसके सामने नई नई तकलीफ़ें आई होगी, नई नई बातें सामने आई होगी। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और खेती करते और हल चलाते। ज्यों त्यों दिन गुजरते गए, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उसमें पक्के हो गए। यहाँ जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि शुरू में आदमी लोग सबसे पहले खेती करना जब शुरू किया होगा तो उनके सामने बहुत सारी तकलीफ़ें आई होगी, बहुत सारी नई नई बातें आई होगी, क्योंकि पहली बार काम को जब बांटा गया होगा तो उसमें कुछ लोग शिकार करते रहे होंगे और खेती करते रहे होंगे और हल चलाते होंगे, हल से खेती करते होंगे, और ज्यों त्यों मतलब किसी तरह उनका जीवन बीतने लगा होगा। और फिर धीरे धीरे वे नए नए पेशे, नए नए कार्यों को सीखते गए होंगे। तो बच्चों, आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। अगर व्यक्ति को आवश्यकता न पड़े तो वह कोई काम नहीं करे। तो आप यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि शुरुआत में, प्राचीन समय में जब मानव को खेती करने का ज्ञान हुआ, उस समय उसने धीरे धीरे काम को बांट दिया होगा और फिर धीरे धीरे उसने नई नई तकनीक को सीखी होगी, नए नए कार्यों को सीखा होगा। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। तो उन्होंने कहा कि खेती करने का परिणाम, नतीजा माने परिणाम, यह हुआ कि छोटे छोटे गांव हो गए और कस्बे बन गए, छोटे छोटे टाउन, शहर बन गए। लोग इनमें आबाद होने लगे, आबाद माने रहने लगे। कुछ लोग गांव में रहने लगे और कुछ लोग कस्बों में रहने लगे, शहरों में रहने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और
अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चलने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि शुरुआत के समय में जब शहर और कस्बे बने, लोग जगह जगह रहने लगे, तो व्यक्ति ज़्यादातर घूमता था। ज़्यादातर घूमता क्यों था? क्योंकि वो शिकार करता था। शिकार करके और उस शिकार पर ही डिपेंड रहता था और शिकार करता था और शिकार करके भोजन किया करता था। तो भोजन की तलाश में वो घूमता रहता था और उनके पास कुछ पालतू जानवर रहे होंगे और उन जानवरों को चराने के लिए चरागाह की ज़रूरत पड़ती थी। और धीरे धीरे जो घास के मैदान जिसको चरागाह कहते हैं वो ख़त्म हो जाते थे, इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए व्यक्ति अपना स्थान चेंज करके बदल करके दूसरी जगह चला जाया करता था। जब लोगों को खेती करने आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया और धीरे धीरे मानव को जब खेती करने का ज्ञान आ गया, मानव जब खेती करना सीख गया, तो वह ज़मीन के पास रहना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़मीन पर वह खेती करने लगा। ज़मीन को जोत बो कर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। आगे कहते हैं कि जब व्यक्ति को खेती करने का ज्ञान हो गया तो व्यक्ति का लगाव जो है खेती से हो गया, क्योंकि वह खेती में दिन रात काम करता था और अन्न उगाता था। इस तरह से वर्ष भर वह खेती के संपर्क में रहता था और इसका परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे गांव और शहर बन गए। कुछ लोग गांव में रहने लगे और कुछ लोग शहरों में रहने लगे। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। और दूसरी चीज़ बता रहे हैं कि खेती से यह परिणाम निकला कि लोग आराम का जीवन जीने लगे। जो भोजन की तलाश में वो भटकते रहते थे, जंगल जंगल घूमते रहते थे, अब वो एक जगह स्थिर होकर के रहने लगे और उनका जीवन आरामदायक हो गया। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था और व्यक्ति ने ऐसा एहसास किया कि दिन भर शिकार करने से अच्छा वो खेती में खेती करने को अच्छा महसूस करने लगा, क्योंकि दिन भर वो भटकता था और शिकार करता था, उसके जगह पर खेती करना आसान उसको लगने लगा और खेती में उसको एक ही जगह भोजन प्राप्त हो जाता था। खेती से ज़मीन में से वो अनाज उगाता था और उसको खाता था। सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आराम था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था कि जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। और दूसरी चीज़ कि ज़मीन से इतने अनाज पैदा कर लेता था किसान कि उसको वो खा नहीं सकता था, मतलब कुछ बचने लगा। इसे वह सुरक्षित रखते थे और जो बच जाता था उसको वो सुरक्षित रख देते थे। एक और मज़े की बात सुनो, कह रहे हैं कि एक और मज़े की बात, अच्छी बात सुनो। जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था या कर ही नहीं सकता था। दूसरी चीज़ बता रहे हैं कि जब व्यक्ति शिकार करता था तो वह केवल शिकार करता था और कोई भी चीज़ वो जमा नहीं कर सकता था, बस शिकार करता था और उसको खाता था। लेकिन खेती करने से उसको एक चीज़ प्राप्त हुआ कि वो कुछ अनाज बचता गया खेत खाने से और उसको रखता गया और किसी तरह पेट भर लेता था। शिकार करके वो किसी तरह अपना पेट भरता था। उसके पास बैंक न थे, बैंक भी नहीं था, और जहाँ वह अपने रुपए व दूसरी चीज़ें रख सकता था। उस समय लोगों के पास बैंक नहीं थी कि जहाँ पर वो अपने कुछ पैसे और कीमती चीज़ें रख सके। और
आगे कहते हैं कि अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था। कह रहे हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ कि व्यक्ति जो है अत्यधिक परिश्रम करने लगा, क्योंकि पेट भरने से जो अतिरिक्त भोजन होता था, अतिरिक्त अनाज होता था, वो उसको बच जाता था, इसलिए वह रखता गया उसको, और उसका परिणाम कि अब परिश्रम भी अत्यधिक करने लगा जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिख करके निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो माने ध्यान दो, तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आगे कहते हैं कि आज आप लोगों को मालूम है बच्चों, आप लोग जानते हो कि जगह जगह बैंक खुली हुई है जिसमें लोग रुपए जमा करते हैं बचा करके। तो ये रुपए कहाँ से आते हैं? क्योंकि व्यक्ति अतिरिक्त परिश्रम करता है और परिश्रम करके अपने पैसे को बचा करके वह बैंकों में रखता है, और उसके पास यह अतिरिक्त धन है, एक्स्ट्रा धन है, जिसको कि वह बचा करके रखता है। और ऐसा करना एक जो है बारगी खर्च की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको खर्च करने की ज़रूरत नहीं व्यक्ति को। इसे वे बैंक में रखते हैं, वही लोग मालदार हैं। जो बैंक में पैसा रखते हैं बचा करके, वही मालदार माने वही धनी हैं। जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है और जिनके पास कुछ नहीं है, वे गरीब हैं। तो परिणाम क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बता रहे हैं कि ऐसा परिणाम क्या हुआ कि आज बैंकों में जिसके पास ज़्यादा धन है वो धनी कहा जाता है, और जिसके पास पैसा नहीं है, कम है, वो गरीब कहा जाता है। और आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। आगे कह रहे हैं कि बच्चों आपको मालूम होगा आगे चल करके कि ये रुपया, अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। देखा किया जाता है कि जो अत्यधिक परिश्रम करता है वही गरीब है, और जो कम परिश्रम करता है उसके पास ही धन है, वो वही धनी है। और आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास बचत होती है, और जो पसीना बहाता है मतलब जो अधिक परिश्रम करता है वो खाली हाथ रहना पड़ता है, मतलब उसके पास कम पैसा रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है। कितना बुरा इंतज़ाम है। कह रहे हैं कि कितना यह हमारी व्यवस्था जो है खराब है कि जो परिश्रम करता है, अथक परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसके पास धन नहीं होता है, और जो कम परिश्रम करता है या बिल्कुल परिश्रम नहीं करता है वही धनी होता है। तो हमारे यहाँ की ये जो व्यवस्था है कितनी खराब है, अव्यवस्था इसको कर सकते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इससे सिर न खपाओ। खपाओ मतलब ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा आप इसमें मत घुसो कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी अभी तक। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगे। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अभी आप बच्चे हो, छोटे हो। ये अपनी पुत्री को कहते हैं कि अभी आप छोटी हो, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा इस बात को, लेकिन आगे चल करके जब आपको समझदारी हो जाएगी तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कौन कैसा है। तो बच्चों, ये पत्र के माध्यम से आप सबको भी ये
बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी आप छोटे हो, बच्चे हो, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चल कर के आपको समझ में आ जाएगा कि अमीरी और गरीबी का ये परिणाम क्यों है, ऐसा क्यों है। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है, पर्याप्त मन जरूरी है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता। एक चीज़ बता रहे हैं, कभी आपको केवल इतना समझना है कि जब व्यक्ति को खेती करने शुरू किया, व्यक्ति खेती करना सीख गया, तो खेती से उसे इतना अन्न मिलने लगा, प्राप्त होने लगा कि वह खाने से उससे अतिरिक्त होने लगा, उससे बचने लगा और वह जमा कर लिया, उसको जमा कर लिया जाता था। और उस ज़माने में न रुपए थे, न बैंक थे। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊँट, अनाज होता था, वही अमीर कहलाते थे। कह रहे हैं कि उस समय में, प्राचीन समय में, ऐसा व्यक्ति धनी कहा जाता था जिसके पास बहुत सारे जानवर हुआ करते थे, बहुत सारे अनाज हुआ करते थे। तो ऐसा व्यक्ति ही धनी कहा जाता था, क्योंकि उस समय बैंक नहीं थी, पैसा नहीं था। तो उस समय वस्तु की कीमत थी। तो आज जो है धीरे धीरे ये ऐसी स्थिति नहीं है जो पहले थी। तो पत्र के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि खेती ने कितना बदलाव लाया हमारी ज़िंदगी में, हमारे समाज को। खेती ने कितना परिवर्तित कर दिया कि हमें संचित करने का ज्ञान प्राप्त हुआ, और जो अनाज अतिरिक्त होता था वह हम संचित करने लगे, और धीरे धीरे हमें संग्रह करने की प्रवृत्ति आ गई। तो इस तरह से खेती से बहुत सारी तब्दीलियां आई, बहुत सारे बदलाव आए, जिसको कि इस पत्र के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बड़े अच्छे ढंग से हम सबको बताने का प्रयास किए। बच्चों, ये पाठ यहाँ समाप्त।